हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिलवीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट हैं। बहुत बार आपने पूछा है कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। जैसे आप टोटल की बात करोगे ना तो 35 से 40 ऐसे कॉलेज हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, डीयू के अंदर आते हैं। डीयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे अलग अलग कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है और ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट के तहत मतलब कंटिन्यूसली आ भी रही हैं, आते हुए आपने देखी भी होंगे। तो इसके अंदर इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है, किस प्रकार से फेस करना है, कैसे वहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करने से लेके और लिस्ट आउट तक का पूरा प्रोसेस आप पूछना चाहते हैं। और ये आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आता हूँ और आज ये वीडियो इसी के बारे में है। तो इसको पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे यदि डीयू की बात करेंगे ना, डीयू के अंदर चाहे नॉर्थ कैंपस की आप बात कर लें या फिर साउथ कैंपस की आप बात कर लें, दोनों ही कैंपस के अंदर जो कॉलेज एफिलिएटेड हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनकी जो एडवर्टीजमेंट आती है उसके अंदर फॉलोअप होता है यूजीसी की गाइडलाइन। और यूजीसी की गाइडलाइन होती है 2018 के रूल और रेगुलेशन की, तो वो रेगुलेशन लागू होता है 2018 वाला। तो यहाँ पे दोस्तों, जो यदि डीयू के सिलेक्शन की आप बात करोगे ना, तो मैं आपको कंप्लीटली ये बताना चाहूँगा कि इसको ना 3 स्टेप्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 स्टेप कैसे हैं? पहला तो है कि फॉर्म आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, किस मतलब कॉलेज के अंदर कितनी पोस्ट आई है, ये भी ध्यान रखना होगा और उसके तहत आपको अप्लाई करना होगा। दूसरी बात करते हैं कि आपका जो इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन का एक मेजर जो पार्ट है ना, वो आपका इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू आपका जो होगा वो कैसे होगा, उसके अंदर किस प्रकार की क्वेश्चनिंग फ्रेमिंग है, कितने लोग वहाँ पे होंगे, यानी कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसका गठन किस प्रकार से होता है, कितने लोग वहाँ पे होते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। और तीसरे स्टेप की बात करें तो रिजल्ट आउट की, और रिजल्ट आउट कैसे होता है, उसकी संभावना कितनी होती है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेगी और कैसे आपने रिजल्ट इसका देखना है। तो तीनों प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो डिस्कस करते हैं वो है आपका कि आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है। जैसे अब फिलहाल में आप देखोगे ना, मिरिंडा हाउस के अंदर पोस्ट है, जानकी देवी कॉलेज के अंदर पोस्ट है, हिंदू कॉलेज के अंदर पोस्ट है, तो और भी इसके अलावा 3-4 कॉलेज हैं जिनके अंदर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट देखने को मिलेंगी। फिलहाल की बात करें तो 7-8 कॉलेज आपके लाइन में हैं। और रोलिंग एडवर्टीजमेंट की बात करें तो सभी कॉलेज के अंदर देर सवेर पोस्ट आपको देखने को मिल ही रही होगी। आपको कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले तो बात यह है कि एडवर्टीजमेंट को आप डाउनलोड कीजिएगा, कॉलेज की वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगी। उस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कीजिएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उसको चिन्हित कीजिएगा, उसको मार्क कीजिएगा और फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना है kolrec.du.ac.in। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेज हैं ना, सभी के सभी एक ही मतलब वेबसाइट के ऊपर इनका मतलब क्या है कि नॉमिनेशन होता है या फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म अप्लाई आप कर पाते हैं kolrec.du.ac.in पे। अब बात यह है कि इसी स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे कि आपके इंटरव्यू की कॉल की संभावना क्या है। यहाँ पे इस बात को समझने के लिए ये जरूरी है कि आपका एपीआई स्कोर कितना है। तो इस एपीआई स्कोर में यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि डीयू के कॉलेजेस की आप बात करोगे ना तो ये कॉलेज आते हैं, यदि आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अप्लाई करते हैं तो 65 आपका एपीआई स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100। और यदि आप करते हैं कॉलेज के अंदर अप्लाई तो तब आपका एपीआई स्कोर होना चाहिए 50, यानी कि 50 से अबोव जो भी कैंडिडेट एपीआई स्कोर में, उसकी कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए। तो आप ये समझे कि आपका 51 स्कोर है, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है ना। तो मैं कहूँगा कि आपका 51 है और आपका 99 है तो भी आप बराबर हैं, मतलब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा और आप बिल्कुल भागीदार हैं, आपका सिलेक्शन के चांस भी पूरे यहाँ पे बनते हैं। कई कैंडिडेट ये कहते हैं कि मेरा 71 स्कोर है, मेरा 75 स्कोर है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखिए, पूरे चांस उसके भी हैं जिसका 51 है और आपका 75, आपके भी चांस है, और आपसे ज़्यादा कोई कैंडिडेट है उसके भी चांस है, और ये इक्वल चांस है। एपीआई स्कोर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एपीआई स्कोर का मतलब है कि आपको इंटरव्यू कॉल की जाएगी, बस उतना ही है। यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस की बात करें, डीयू के अंदर डायरेक्ट पोस्ट की बात कर रहा हूँ, तो 65 आपके होने चाहिए। यानी कि 65 एंड मोर देन 65 का मतलब है 65
66 आपका एपीआई स्कोर है तो आपका कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए। अब ये कॉल कैसे आता है? मेल आती है आपके पास, और इस ईमेल को जब आपने फॉर्म रजिस्टर्ड किया था, फॉर्म आपने अप्लाई किया था collect.du.ac.in पे, उसमें पे जो ईमेल आपने भरी थी वही ईमेल पे आपको कॉल आएगी, उसी से रिलेटेड इंटरव्यू का कॉल लेटर कहते हैं, वो आपका ईमेल पे आएगा। तो दोस्तों ये तो है पहले स्टेप की बात, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया फिर आपका कॉल आया यानी कि इंटरव्यू के लिए आप चले गए। अब करते हैं दूसरी स्टेज की बात है, और दूसरा है आपका इंटरव्यू से रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले इंटरव्यू के इस प्रोसेस में, इंटरव्यू के स्टेज में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले बात आती है कमेटी कैसे बनती है। और ये कमेटी इस प्रकार से बनती है, यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, और वो है एक है वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, और दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रिंसिपल कॉलेज का, और तीसरा नॉट लेस देन, और वो है आपका डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट से कॉलेज का डिपार्टमेंट पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी लेवल पे डिपार्टमेंट पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और है, माइनॉरिटी कमीशन का एक मेंबर होगा या फिर महिला उनमें से हो सकती है, तो ये सब कमेटी के मेंबर होते हैं। अब वीसी डायरेक्ट तो उसके अंदर कमेटी के अंदर आता नहीं है, वीसी का नॉमिनी होता है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में प्रिंसिपल एक भी नॉमिनी हो सकता है, प्रिंसिपल खुद भी हो सकता है, या प्रिंसिपल के दो नॉमिनी हो सकते हैं। तो अब प्रिंसिपल और वाइस चांसलर के बाद में तीसरी बात आती है डिपार्टमेंट की। यूनिवर्सिटी लेवल पर डिपार्टमेंट का एक या दो मेंबर हो सकते हैं, आपके कॉलेज का भी डिपार्टमेंट उसका एक या दो मेंबर हो सकते हैं। फिर उसके बाद में माइनॉरिटी कमीशन, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट SC ST का एक मेंबर होगा, और एक महिला भी हो सकती है। तो इतने सारे आपके कमेटी के मेंबर हो सकते हैं। इनकी संख्या डबल भी हो सकती है, इनकी सिंगल भी हो सकती है। सिंगल आप फैक्टर बात करेंगे तो कम से कम आपके जो कैंडिडेट होंगे वो 5 तो होंगे ही होंगे। अब कुछ हमारे दोस्त ये पूछ रहे हैं कि सर इसके अंदर क्या साइकोलॉजिस्ट बैठता है? भाई यूपीएससी का मतलब आईएएस आपको नहीं लगा रहे, आईपीएस आपको नहीं लगा रहे, यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे इस तरह की कोई भी बात नहीं है। अमूमन यदि आप देखोगे तो सारे के सारे वो सब्जेक्ट के ही होते हैं घूम फिर के। जैसे वाइस चांसलर किसी को नॉमिनेट करता है तो वो भी डिपार्टमेंट का ही होता है, प्रिंसिपल किसी को नॉमिनेट करता है वो भी डिपार्टमेंट का ही होता है, और डिपार्टमेंट के खुद तो होते ही हैं कैंडिडेट, कुल मिला के सारे एक ही डिपार्टमेंट के होते हैं। ये अमूमन देखने को आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर है। तो ये बनती है आपकी कमेटी। कमेटी के अंदर 5 मेंबर कम से कम हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10, 12, 15 भी कैंडिडेट हो सकते हैं। परंतु ये देखने में आया कि कैंडिडेट हमेशा ही 5 से लेके और 8, 9 तक, यानी कि 7, 8 इतने कैंडिडेट इंटरव्यू कमेटी के अंदर होते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली कि इंटरव्यू कमेटी से रिलेटेड कि इतने मेंबर इसके अंदर होते हैं। अब इंटरव्यू कमेटी के अंदर होता क्या है, मैं उसकी बात भी आपको बताता हूं। इंटरव्यू कमेटी आपसे क्वेश्चन पूछती है, और वो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं। और ये सब्जेक्ट से क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्या ये फैक्ट के होते हैं? ये फैक्ट के भी हो सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट के होते हैं? ये कॉन्सेप्ट के भी हो सकते हैं। ये तो बात हम फर्दर देख लेते हैं कि इसके बारे में आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए अंदर घुसते हैं तो कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 सब्जेक्ट को मैं यहाँ पे कवर करूंगा। एक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और दूसरा सब्जेक्ट है हिंदी। मेरे 2 दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने फेस किया इंटरव्यू, इनमें से एक का सिलेक्शन हुआ और एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उनके जो क्वेश्चन बताए गए, उनसे क्वेश्चन यानी उन्होंने जो क्वेश्चन बताए उस क्वेश्चन के आधार पे मैं 10-10 क्वेश्चन अमूमन मैंने लिए हैं पॉलिटिकल साइंस के, और 10 ही क्वेश्चन लिए मैंने हिंदी के। तो इनके आधार पे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर बाद में और बात करते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के अंदर उन्होंने पूछा था, क्योंकि उनका पर्टिकुलर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था, तो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो व्हाट डू यू लाइक अबाउट द पॉलिटिकल साइंस? पॉलिटिकल साइंस में पर्टिकुलरली कौन से पोर्शन की बात आप करें कि कौन सा पोर्शन या कौन सा स्पेसिफिक एरिया है जहां पे आपको पसंद है, यानी कि किस फील्ड में और किस एरिया के अंदर आपने काम किया है, तो उस बारे में बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन था व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट 3 ईयर, क्योंकि 3 साल का उसके अंदर गैप था, मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल हो गए थे, तो 3 साल क्या किया होता उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था कि व्हाई डिडंट यू क्वालिफाई JRF आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, क्योंकि कैंडिडेट ने ना नेट कर रखा था, JRF उसका क्वालिफाई
नहीं था। तो इस वजह से उसको ये क्वेश्चन पूछ लिया कि जेआरएफ आपने क्यों नहीं किया। और फोर्थ क्वेश्चन था व्हाई डिड यू चूज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉर योर रिसर्च पेपर। उन्होंने पीएचडी नहीं कर रखी थी और पीएचडी ना होने के बावजूद भी सिलेक्शन हो गया और जेआरएफ भी नहीं था, सिर्फ नेट के बेस पे सिलेक्शन हो गया। तो आपकी कई सारी जो आपके डिलेमा आपका होगा ना, कई सारे क्वेश्चन होंगे, उनका तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया होगा कि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि पीएचडी वाले का ही सिलेक्शन होगा, तो कोई भी सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात यहाँ पे क्यों की गई, क्योंकि रिसर्च पेपर उन्होंने श्रीलंका और इंडियन की जो इंडिया की मतलब आप ये कह सकते हैं फॉरेन पॉलिसी के आधार पे एक रिसर्च पेपर लिखा था, तो इस बारे में उसको पूछ लिया गया। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि कोई भी रिसर्च पेपर यदि आप लिखते हैं तो उस रिसर्च पेपर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के आपको जाना है, समझ के जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन था कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, इसके बारे में डिफरेंस क्या है, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। कई हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि इनके आंसर परफेक्ट क्या होंगे। देखिए एक सब्जेक्टिव मैटर है और पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है, तो इसको बताना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो मैं इसका आंसर परफेक्टली आपको नहीं बता सकता, परंतु इससे रिलेटेड हाँ ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे इससे रिलेटेड मैं एक स्पेसिफिक इंटरव्यू लेके आ सकता हूँ दोस्त का। तो यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि फिर वो अरेंज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूएनओ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि उसके बारे में पूछा गया था कि क्या आप यूएनओ के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। और सातवां क्वेश्चन था लाइक रसिया सम अदर कंट्री डू नॉट फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ यूएनओ। यूएनओ के प्रोटोकॉल को नहीं फॉलो करते हैं, आप क्या इसके बारे में सोचते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। आठवां क्वेश्चन था डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, क्योंकि उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, रिसर्च पेपर वगैरह लिखे थे, तो उस बारे में क्वेश्चन पूछा गया। नाइन्थ क्वेश्चन था व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ योर कंट्री इंडिया इफ देयर इज ए थर्ड वर्ल्ड वार। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि यदि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाता है तो जैसे हमारा देश है इंडिया, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, कंडीशन उसकी क्या होगी। अगला क्वेश्चन था 10वां कि योर स्टूडेंट्स आर फॉरेनर, मतलब यदि आप टीचर लग जाते हो कि उनसे आप क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या आपकी संभावनाएं हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। और पॉलिटिकल साइंस के बाद में यदि आगे आप देखोगे तो वो है हिंदी से रिलेटेड। हिंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं कुछ हमारे दोस्त ने डिस्कस किए, तो आइए उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है क्या आपने संयोग से या पसंद से हिंदी का अध्ययन किया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा। मेरे अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे से जो पूछा गया ना वो है कि बाई चॉइस और बाई चांस वाला, तो ये क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में है जेआरएफ करने के बाद, क्योंकि कैंडिडेट ने जेआरएफ कर रखी थी, पीएचडी करते हुए 5 साल हो गए, यानी कि पीएचडी के अंदर एडमिशन है कैंडिडेट का और पीएचडी अभी भी वो कर रहा है, अभी पूरी नहीं हुई थी। आपने इससे अभी तक पूरा क्यों नहीं किया, मतलब 5 साल आपको हो गए हिंदी से और आपने अभी तक इसको पूरा क्यों नहीं किया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बड़ा जेन्युइन। और इसका परफेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जेआरएफ मिल रहा है मुझे और इसलिए मैं मतलब पीएचडी कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मैं बेरोजगार हो जाऊँगा, ऐसा आंसर आप मत दीजिएगा। तो परफेक्ट सा आंसर इसका होना चाहिए कि क्या आप कर सकते हैं। तो हालांकि हर साल आप प्रोग्रेसिव रिपोर्ट देते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको, इस प्रकार का आंसर आपको देना चाहिए कि प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में दे रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। भाव को होना कमजोरी कैसे है, ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा मतलब भावना से रिलेटेड कुछ जवाब दे दिया। जेआरएफ का जब उनसे बात पूछी गई ना तो उन्होंने इमोशनल और भावना से जुड़ी हुई कुछ बातें कही, तो जिसके कारण क्वेश्चन अगला पूछा गया कि भावुक होना कमजोरी कैसे है। अगला क्वेश्चन था 4th नंबर पे आपका स्पेशलाइजेशन किस में है, व्याकरण में है या साहित्य में। और हमारा जो कैंडिडेट था उसने मतलब साहित्य को चूज कर लिया था, क्योंकि साहित्य के अंदर ही उसकी स्पेशलाइजेशन है। साहित्य में आपका स्पेशलाइजेशन किस क्षेत्र में है, आलोचना, कहानी, नाटक फॉर एग्जाम्पल, इस प्रकार पूछ लिया। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि जैसे आलोचना, क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह के अंदर। भक्तिकाल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है, उससे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई भक्तिकाल का इसके अंदर क्या रोल है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा कि आजकल की कविताएं और प्राचीन समय की कविताओं में अंतर क्या है, तो ये क्वेश्चन फिर आगे पूछ लिया। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा कि दलित साहित्य और हिंदी साहित्य, दलित साहित्य का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब मुझे नहीं पता कि ये इंपॉर्टेंट है, कैसे है क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट भी मेरा नहीं है। यदि 9th क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9th क्वेश्चन है प्रगतिवाद छायावाद के मध्य के अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हुए प्रगतिवाद की संवेदनागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हालांकि वो जो
हमारा दोस्त बता रहा था कि इतना लंबा सा क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा वो एक अंतर संबंध पूछा प्रगतिवाद और छायावाद का, परंतु उसी के अंदर उन्होंने विशेषताएं भी बता दी कि संवेदनागत विशेषताएं उसके अंदर क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो इसको एक क्वेश्चन में फ्रेम कर लिया। और एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन जो कि कैंडिडेट्स नहीं दे पाया था, पाली के उद्भव विकास के साथ उसके विकास में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का योगदान को स्पष्ट कीजिएगा, वो जो नहीं कर पाया। और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हों। यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें सिंपली सॉरी बोल सकते हैं और आप उससे निकल सकते हैं। दोस्तों ये तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपने देखे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, कि अमूमन जब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के अंदर कि आपसे 10 क्वेश्चन नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा जाए और आपको ना बड़ा अच्छा सा फील करवा के बाहर भेजा जाएगा। आपको ना 2-3 चीज़ें समझ लेनी चाहिए। पहली बात है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है। मान के चलिए आपका एलाइड सब्जेक्ट है, उसके अंदर कम कैंडिडेट हैं, नेट क्वालिफाई, जेआरएफ, और दिल्ली के अंदर तो आप मतलब ये मान के चलें कि जरूरी नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले कैंडिडेट दिल्ली के ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरियाणा, यूपी और सराउंडिंग एरिया, राजस्थान, इसके तो होते ही हैं। इसके अलावा आपको साउथ दिल्ली तक के कैंडिडेट मिलेंगे, बिहार, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न साइड के भी कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो हर जगह से कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट एलाइड है और उसके अंदर कम कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, पीएचडी भी कम है, जेआरएफ वगैरह कम है, तो हो सकता है 100 कैंडिडेट ही आपको देखने को मिले। परंतु यदि आपका सब्जेक्ट पॉपुलर है, जैसे इंग्लिश है, जैसे कि आप बात करें हिस्ट्री है, जैसे आप बात करें हिंदी है, तो कैंडिडेट आपको 1000 भी मिल सकते हैं। अब आप ये मानिए कि 1000 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होना है, तो एक कैंडिडेट को कितना टाइम देंगे? सिलेक्शन कमेटी कितना टाइम दे पाएगी? तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये होता है कि अमूमन मतलब मोटे तौर पे देखा गया है कि एक कैंडिडेट भीतर गया, उसे एक ही क्वेश्चन पूछा और वो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया उससे और बड़ा अच्छा फील गुड करवाते हैं कि वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, यानी कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, और उसके बाद आप बाहर जाइएगा, फिर दूसरे कैंडिडेट को भेज दीजिएगा, ऐसा कहते हैं। तो मान के चलो कि ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट निकल गए, तो आपका मतलब किस प्रकार से परसेप्शन हुआ, कौन कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अब ना एक दूता के नाम से, दूटा कह लें आप, दूता कह लें इसको, DUTA, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संगठन आजकल चल रहा है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और डूटा किस पे फोकस कर रही है? वो करवा रही है कि जो हेडॉक के ऊपर टीचर हैं, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिलहाल हेडॉक के ऊपर हैं, लगभग 7 साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज है ना, उनके अंदर वो बने हुए हैं, उनको बदला नहीं गया है और ना ही उनको बाहर निकाला गया है। और अब जो सिलेक्शन हो रहे हैं फाइनली वो उन्हीं के हो रहे हैं, यानी जो हेडॉक है 99% यही संभावना है कि जो हेडॉक के ऊपर टीचर है उसका सिलेक्शन हो रहा है फाइनली। अब आप ये कहेंगे कि हमारे चांसेस क्या हैं, फिर हम क्यों जाएं? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गेम को जीतने के लिए गेम में बना रहना तो जरूरी है, क्योंकि यदि आप अप्लाई नहीं करोगे तो फिर उसका फायदा क्या है। और ये आपके स्ट्रॉन्ग चांस हैं कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है उनको काट के, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही, क्योंकि जो डूटा है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग फिलहाल उभर के आ रही है। और जिस भी कॉलेज के अंदर इंटरव्यू होते हैं वो सारे के सारे जो पदाधिकारी है ना, जो नॉमिनी पर्सन है डूटा के, वो सारे वही कॉलेज में जाके बैठ जाते हैं, एक प्रकार से धरना सा दे देते हैं, अल्लाह सा बोल देते हैं, और वो सारे के सारे उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करवाने की कोशिश करते हैं जो कैंडिडेट पहले ही हेडॉक में है और वो 7 साल से बने भी हुए हैं, तो उनको परमानेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो 99% संभावना यही है कि जो हेडॉक पे हैं उनका सिलेक्शन होगा और 1% में बाकी सब आ जाते हैं। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन, एक एक मतलब जो मिनट लगती है ना कैंडिडेट पे, 1 मिनट में एक कैंडिडेट बाहर हो जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 5 मिनट। और जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन होना होता है, लाइट सब्जेक्ट आपका होता है, या फिर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, तो आपसे क्वेश्चन 10, 12, 15 तक भी पूछे जा सकते हैं। मतलब कैंडिडेट के ऊपर ना, मान के चलिए कि वहाँ पे 7 कैंडिडेट बैठे हैं, 7 कैंडिडेट किन की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके सिलेक्शन कमेटी में है। एक एक क्वेश्चन भी सबने पूछा तो 7 क्वेश्चन हो गए, तो 10-12 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के हो जाते हैं।
तो ये आपको फोकस करना है, ये आपको देखना कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, परंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका सिलेक्शन होगा कि यदि आपसे 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन पूछे हैं। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो सकता है। और वो कैसे होगा? देखिए, आपका जो एपीआई स्कोर है ना, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एपीआई स्कोर का मतलब इतना ही होता है कि आपका इंटरव्यू कॉल हो गई, इंटरव्यू कॉल होने के बाद में बाकी सारा कुछ डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। और इंटरव्यू के नंबर मतलब किस लिए होते हैं? सिलेक्शन के लिए। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर जो सिलेक्शन कमेटी ऑफ फुल अथॉरिटी है, और सिर्फ इंटरव्यू के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इसके अलावा और कोई चारा नहीं है एपीआई स्कोर के माध्यम से, और फिर वो आपके मार्क्स जिसमें जुड़ गए, और फिर आपके इंटरव्यू के 10, 12, 15 नंबर हैं, इस हिसाब से आपका कोई मतलब मेरिट बनेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे होगा क्या? सिंपल सी एक बात होगी, इंटरव्यू के आधार पे आप सिलेक्ट हैं या आप सिलेक्ट नहीं हैं। तो इसलिए फुल अथॉरिटी मिल जाती है सिलेक्शन कमेटी को, और ये कोर्ट के अंदर भी चैलेंज नहीं हो पाता है। इसलिए जिसकी मर्जी होती है बस वही सिलेक्ट यहाँ पे हो जाता है। तो दोस्तों आपको मतलब यहाँ पे ना डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि मोटिवेशन तो आपको हाई रखना ही है। और मोटिवेशन के साथ आपको ना जो रियलिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो चल रही है, मैं उसको बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि डूटा का बड़ा रोल है, और जो एडोक टीचर हैं उनका सिलेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। बस आप यदि इससे बाहर हैं तो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड कर सकता है, और फिर आपकी कितनी पहुंच है, कितने आपके जानकार हैं वगैरह वगैरह, अप्रोच वगैरह, इन सबको आप समझ सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करना चाहता। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारे सामने वो है आपके रिजल्ट का। अब दोस्तों रिजल्ट का क्या है कि आपका सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन किस आधार पे होगा ये तो मैंने आपको बता दिया, परंतु आपका लिस्ट मतलब आपका रिजल्ट कब आएगा? जैसे ही आज आपके इंटरव्यू पूरे हुए, मान के चलिए कि 1000 कैंडिडेट है, एक दिन में 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हो रहा है, तो 10 दिन चले इंटरव्यू। 10 दिन के बाद 11वां दिन जैसे ही होगा, उसी दिन कॉलेज के अंदर आपकी लिस्ट चिपका दी जाएगी, और उसी दिन जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसी दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा, और उससे नेक्स्ट डे पर्टिकुलरली वो कैंडिडेट ज्वाइन भी कर सकता है वहाँ पे उस कॉलेज के अंदर। तो आप इस बात को समझिए कि इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं है। ये हरियाणा नहीं है, ये एचपीएससी नहीं है, एक महीना 6 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट डे यानी कि सिंगल डे ही आपको लगता है अगले दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। तो रिजल्ट कॉलेज के अंदर चिपका जाता है, आपके पास कोई मेल नहीं आती, कोई फोन नहीं आता वगैरह वगैरह, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बस आपको पता करना होगा कॉलेज में कि जो फाइनल रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे लगाया है उसके अंदर आपका सिलेक्शन है या सिलेक्शन नहीं है। अब दोस्तों कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी होंगे, वो पूछेंगे सर फिर हमें क्या अप्लाई करना चाहिए। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अप्लाई तो आप जरूर कीजिएगा, 10, 15, 20 इंटरव्यू आप फेस कीजिएगा, तो तभी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि अमूमन पता क्या होता है, आप किसी एक फॉर एग्जांपल मिरिंडा हाउस के अंदर आप गए और वहाँ पे आपको मान के चलो हिस्ट्री के ना 500 कैंडिडेट देखने को मिले, वहाँ पे सिलेक्शन किन का होगा? 2 का, 3 का, 4 का। फिर दूसरे में सेंट स्टीफन में आप जाएंगे, वही कैंडिडेट आपको 500 के 500 वहाँ मिलेंगे। फिर आप जाओगे हिंदू कॉलेज के अंदर, वही 500 कैंडिडेट वहीं मिलेंगे। तो भीड़ वो सेम ही रहती है, एज इट इज, मतलब भीड़ ना ऐसी की ऐसी रहती है, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार से बार बार आप कई सारे इंटरव्यू फेस कर लोगे, और भगवान ने साथ दिया, किस्मत ने आपका साथ दिया और आपका इंटरव्यू अच्छा गया, तो हो सकता है आपका भी सिलेक्शन। तो इसलिए फॉर्म तो जरूर भरिएगा। कोई आपने फॉर्म में अप्लाई ही नहीं किया, कोई घर पे आके थोड़ा ना कहेगा कि आइए हमारे कॉलेज में आपकी जरूरत है और यहाँ पे आप ज्वाइन कीजिएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए फॉर्म जरूर भरिएगा और इंटरव्यू फेस जरूर कीजिएगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, इसको फिर एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और मैं मिलूंगा आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।